और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और आज के सेशन में हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, सीटेट 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ईवीएस के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग आज के सेशन में करेंगे। ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके पूछे यानी कि प्रबल संभावना है। ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं सीटेट के ईवीएस सेक्शन के लिए। सीटेट 2025 के ईवीएस के लिए हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। और जितने भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 1961, 1971, 1981, 1991। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद की, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, बताइएगा क्या हो जाएगा। कब राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की जा रही है? पहले प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हम लोग कर देंगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हो रही है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपको याद रखना है 1961 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1961 में अर्जुन पुरस्कारों की भी शुरुआत हो रही है। ठीक है। क्या होगा? तो भारत में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत भी 1961 में हो रही है। और अर्जुन पुरस्कार आपको पता है खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए, या फिर कहेंगे खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया था। और इसकी शुरुआत 1961 में की गई और 1961 में ही राष्ट्रीय एकता परिषद की भी स्थापना की गई। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, या फिर हरिद्वार में? तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट, कहाँ पर? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगेगा? सोनपुर में लगेगा, पुष्कर में लगेगा, नासिक में लगेगा, या फिर हरिद्वार में? क्या आंसर कर दोगे? तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पर? तो बिहार में सोनपुर में अगर हम लोग बात करेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। ठीक। और अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश में अगर यही प्रश्न आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में पशु मेला कहाँ कहाँ पर लगता है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो एक तो आप कह दोगे बलिया में, एक तो आप कह दोगे कहाँ पर, तो एक तो आप कह दोगे बलिया में ददरी मेला लगता है। ठीक है। कौन सा? तो बलिया में ददरी मेला लगता है। और दूसरा आप कह दोगे आगरा में, आगरा में कौन सा? तो बटेश्वर मेला जो है तो ये भी पशु मेला है। ठीक है। क्या है? तो बटेश्वर मेला जो है तो ये भी पशु मेला है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़े की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो है तो वो तो बिहार में सोनपुर में लगता है। याद रखेंगे, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़िएगा। 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो बताइएगा इन 1853 इंडियाज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन्स बिटवीन, बताइएगा बॉम्बे टू थाने, कोलकाता टू अलीपुर, कलकत्ता टू दमदम, बॉम्बे टू पुणे। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से चली थी? तो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। बम्बई से थाने के बीच में चली थी। लगभग कितनी? लगभग 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चली थी ये ट्रेन। और किसके समय में चली थी? तो डलहौजी के समय में चली थी। ठीक है। किसके समय में? डलहौजी के समय में चली थी। और डलहौजी ने इसको क्या किया था? तो इसको ब्लैक ब्यूटी का नाम दिया था। पहली बार जो ट्रेन चल रही थी इसको क्या किया था? तो ब्लैक ब्यूटी का नाम दिया था। ठीक है। क्या किया था? ब्लैक ब्यूटी का नाम दिया था। भारत में पहली बार जो ट्रेन चल रही है 1853 में, कहाँ से? तो मुंबई से थाने के बीच में डलहौजी के समय में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। समता के अधिकार, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे समता की, ठीक है, तो समता के अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द राइट ऑफ इक्वलिटी आर मेंशन्ड, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से 18 में, अनुच्छेद 23 से 24 में, अनुच्छेद 25 से 28 में, या फिर अनुच्छेद 29 से 30 में? तो आपको पता है संविधान में हमको 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है। कितने? तो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। और उन 6 मूल अधिकारों में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अधिकार जो है वो आपका समानता का अधिकार भी है, समता का अधिकार भी है, जिसको राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। ठीक है। और राइट टू इक्वलिटी कौन से अनुच्छेद में है? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल 14 टू 18 में, आर्टिकल 14 टू 18 में राइट टू इक्वलिटी की बात की गई, समता के अधिकार, समानता के अधिकार की बात की गई।
ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और ठीक है अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है हम लोग का, ठीक है, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है, किस देश में लचीला संविधान है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कौन सा देश है जहाँ पर, ठीक है, लचीला संविधान है? चीन में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या फिर भारत में? कौन सा देश है जहाँ पर लचीला संविधान है? क्या आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, जल्दी से बताइएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को शेयर नहीं किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, यूनाइटेड किंगडम कर दोगे। ठीक है, कौन से देश का लचीला संविधान है, तो आप आंसर कर दोगे यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम क्यों आंसर करोगे, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो कैसा है, वो अलिखित संविधान है। ठीक है, कैसा है, तो यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो यहाँ का संविधान कैसा है, तो अलिखित संविधान है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रेंडियर्स आर फाउंड? तो गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टैगा में या फिर टुंड्रा प्रदेश में? बताइएगा कौन से प्रदेश में, कौन से प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं? क्या आंसर कर देंगे, तो देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारी क्या है, तो ये हमारी क्या है, तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी पर अगर हम लोग बात करेंगे तो जो ये ऊपर वाले क्षेत्र होते हैं तो ये आपके कौन से, तो ये टुंड्रा प्रदेश होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, तो टुंड्रा प्रदेश होते हैं। और यहाँ पर आपको क्या होते हैं, यहाँ पर आपको रेंडियर देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। क्लियर है, चलो बहुत अच्छे। रेंडियर की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो बर्फीला जो क्षेत्र होता है, जो ये पहाड़ी बर्फीला क्षेत्र होता है, यहाँ पर हम लोग रेंडियर की बात करेंगे तो रेंडियर को मांस और क्या हो जाएगा, और दूध दोनों के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने, ठीक है, चलिए ये प्रश्न सीटेट का आ गया आप लोगों के सामने। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सीटेट में इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल आपको तैयार रहना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो दुर्गा एक गांव में रह रही है और वहां पर वो क्या कर रही है, तो लकड़ी या गोबर के उपले पर ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बना रही है। आज भी आप देखोगे तो गांव में बहुत सारे ऐसे घर मिल जाएंगे जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर चूल्हे पर खाना बन रहा है और खाने को बनाने के लिए लकड़ी या फिर गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको पता है कि उनसे क्या होता है, जब लकड़ी या फिर गोबर को जब हम जलाते हैं ना और चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो क्या होता है, तो बहुत धुआं निकलता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, तो ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ईंधन के जलने से जो उत्पादित जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो वो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो इसे गला घोंटू या फिर आप कहेंगे दम घोंटू गैस भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो इसको गला घोंटू या दम घोंटू गैस भी कहते हैं। इसका कारण क्या होता है कि ये सांस नली में जाकर के जम जाती है, जिसकी वजह से मनुष्य सांस नहीं ले पाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है।
भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। जैसा कि हम लोग के साथ भी होता था कि हम लोग छोटे थे तो स्कूल की तरफ से हम लोग को टूर पर लेकर जाते थे, भ्रमण के लिए लेकर के जाते थे। सारे बच्चों को क्या करते थे, तो टूर के लिए या फिर भ्रमण के लिए लेकर के जाते थे। तो वहाँ पर भ्रमण के दौरान हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते थे। तो उसी संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण की एक योजना बनाई है, और भ्रमण के दौरान जो शिक्षक है तो उनको बच्चों से क्या क्या अपेक्षाएं रहेंगी, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन कर लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, जब चीज़ों को देखेंगे तो कोई ना कोई तो प्रश्न पूछेंगे ही, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, सिर्फ आनंद उठाना चाहिए, खाली इसके लिए भ्रमण करा रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करानी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। चौथा ऑप्शन आपके सामने है, यदि उन्हें कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। अभिभावकों से पूछना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर कर दोगे, ठीक है। जब आप किसी बच्चे को स्कूल से बच्चों को या फिर आप अपने बच्चों को या फिर किसी को भी भ्रमण पर ले जा रहे हो तो आपकी अपेक्षा होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं जिनको भी आप लेकर के जा रहे हो ध्यानपूर्वक क्या करें, चीज़ों का अवलोकन करें, टिप्पणियों को, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको क्या करें, उनको अपनी नोटबुक में या जहाँ पर भी दर्ज करना हो दर्ज कर लें, और बाकी बच्चों के साथ और शिक्षक के साथ क्या करें, अपने अवलोकनों को और अपने विचारों को बांटना चाहिए। जो भी चीज़ें उन्होंने देखी हैं और उन चीज़ों के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है तो उनको क्या करना चाहिए, उनको बाकी बच्चों और शिक्षक के साथ डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आप एक स्कूल में टीचर हैं और लंच के बाद आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है अपनी क्लास के बच्चों को, और जब आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो आपकी क्लास में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को बदल देंगे, या फिर बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या बी को, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चे आपकी क्लास में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आपको अपने लेसन को क्या करना है, अपने पाठ को रोचक बनाने के लिए आपको बहुआयामी बुद्धि पर आधारित TLM का प्रयोग करना है, ठीक है। क्या करना है, ऑडियो विजुअल जो भी सामग्रियां हो सकती हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो उन सब का आपको इस्तेमाल करके क्लास को रुचिकर बनाना है और बच्चों का इंटरेस्ट क्लास में जगाना है। तो दूसरे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न के संदर्भ में आपको बताना है, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आपसे पहला कथन कह रहा है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, या फिर बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनके विश्लेषण करने के लिए। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न की बात करेंगे। आपसे क्या कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर करोगे। डी ऑप्शन नहीं होगा, डी जो लोग कर रहे हैं वो गलत हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, तो कक्षा में बच्चों को, कक्षा की बात हो रही है, क्लास की बात हो रही है, तो क्लास में आप क्या करोगे, क्लास में आप इस तरीके की व्यवस्था करोगे कि बच्चे क्या करें, बच्चे स्वयं से चीज़ों को सीख सकें और इस योग्य बन सके कि वो चीज़ों को स्वयं से सीख सकें, और अवलोकन कौशल जो उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल है वो क्या हो सके और शार्प हो सके, उसको और तेज कर सकें, ठीक है। जो उनका ऑब्जर्वेशन जो स्किल है, जो अवलोकन करने की जो उनकी क्षमता है वो क्या हो सके और अच्छी हो सके, तो इसके लिए आपको काम करना है, ठीक है। ऑप्शन संख्या डी तो तब होगा जब हम उनको कहीं बाहर भ्रमण पर लेकर के जाएंगे, कहीं उनको ऑब्जर्वेशन या फिर कहीं विजिट पर लेकर के जाएंगे, तब आप ऑप्शन संख्या डी को आंसर करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है।
अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने तथा उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। अगर हम लोग बात करेंगे क्या आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आप क्या करेंगे, तो अगर हम लोग बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाना है तो क्या करना होगा, तो आपको बच्चों को बीज बोने के बारे में बताना होगा और उसके बाद क्या होगा, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने को कहना होगा। ठीक है, आप बीज को बो दीजिए और उसके बाद धीरे धीरे क्या करना है, आपको अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने को कहना है कि धीरे धीरे देखो बीज में से किस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना है। पहले तो बच्चे बीज को लगाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, अंकुरण को देखेंगे निकलते हुए कि किस तरीके से निकल रहा है, तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। और जब उसी चीज़ को वो चित्र बनाएंगे, चित्र बना करके उस चीज़ों को कंप्लीट करेंगे तो वो चीज़ें उनके दिमाग में ज़्यादा देर तक बनी रहेंगी। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर करोगे, ये सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो दो लड़कियों के बारे में बात हो रही है, एक बात हो रही है मीरा के बारे में और दूसरा बात हो रही है दिव्या के बारे में। ठीक है, तो दो छोटी लड़कियां हैं मीरा और दिव्या। मीरा की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या कर रही है, तो वो समोसे, कटलेट और डबल रोटी मतलब ऑयली फूड, जंक फूड खाने पसंद कर रही है। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे तो दिव्या की, तो दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें क्या हो, जिसमें आयरन की कमी हो, लौह तत्व की कमी हो। तो दोनों में कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, तो जो ऑयली फूड खा रही है, जंक फूड खा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो तो मोटापे से ग्रसित होगी। और जो और अगर हम लोग बात करेंगे दिव्या की, तो दिव्या ऐसा भोजन कर रही है जिसमें लौह तत्व, आयरन की कमी है, तो उसको क्या हो जाएगा, तो उसको एनीमिया की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोटापा और एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मोटापा और एनीमिया हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, तो कारण क्या है इसका। तो ये प्रश्न तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, या फिर नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो नमकीन पानी का घनत्व जो है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है और यही कारण है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मलेरिया की पहचान कैसे होगी, क्या आंसर करोगे, तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं से, रक्त में मच्छर के लार्वे से, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से। क्या हो जाएगा, तो ये तो बहुत ही आसान सा है। अगर आपसे मलेरिया पूछ ले, मलेरिया के संदर्भ में आपको याद रखना है, अगर आपसे मलेरिया पूछ ले कि मलेरिया कैसे होता है, तो आप आंसर करोगे मलेरिया कैसे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। और मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो क्या आंसर कर दोगे, 25 अप्रैल को। ठीक है, क्या करते हैं, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 25 अप्रैल को क्या करते हैं, तो मलेरिया दिवस मनाते हैं। और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है। ये जो प्लाज्मोडियम है ना, तो ये क्या है, तो ये एक परजीवी है, प्रोटोजोआ है, याद रखिएगा। और क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया के परजीवी से, प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया होता है। और मलेरिया के लिए आपको पता है, मलेरिया के लिए इलाज के रूप में क्या होता है, तो जो सिनकोना होती है, ठीक है, जो क्या होता है, सिनकोना का जो वृक्ष होता है, तो सिनकोना की छाल से, ठीक है, क्या हो जाता है, सिनकोना की छाल से क्या होता है, दवा बनती है। याद रखिएगा, सिनकोना की छाल से मलेरिया के लिए दवा बनती है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। आप देखोगे जो पर्यावरण की क्लास होती है वहाँ पर 1 to 5 में अगर हम लोग बात करेंगे या छोटी कक्षाओं में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो टीचर होते हैं वो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं बताइएगा। तो उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करना, स्थानीय तथा विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो बताइएगा इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का कथन का प्रयोग किया जाता है। कारण क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, स्थानीय एवं अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पनाशील, बच्चों को क्या होता है, बच्चों को कल्पनाशील कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे। जैसे क्या होता है, जैसे अगर हम लोग बात करें कि घर में दादी या फिर मम्मी जो है छोटे बच्चों को कछुए और खरगोश की कहानी सुनाती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, कछुए और खरगोश की कहानी सुनाती हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, तो बच्चे इमेजिन करने लगते हैं कि हाँ खरगोश ऐसे रहा होगा और कछुआ ऐसे रहा होगा, दोनों ऐसे दौड़ रहे होंगे, खरगोश सो गया होगा, कछुआ दौड़ता रहा होगा और फिर कछुआ जीत गया होगा। तो क्या होते हैं, तो वो कल्पना करने लगते हैं, तो उनकी कल्पना करने की योग्यता का क्या होता है, विकास होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। तो चिपको आंदोलन, ये प्रश्न हम लोग कई बार कर चुके हैं। चिपको आंदोलन जो है तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू किया गया था, ठीक है। कहाँ पर, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो आप आंसर कर दोगे 1973 में, ठीक है। कब, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में चिपको आंदोलन को शुरू किया गया था। कौन कौन शुरू कर रहा है, तो एक तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा का नाम मिल जाता है, ठीक है। किसका, तो एक तो आपको सुंदरलाल बहुगुणा का नाम मिल जाता है और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन है, तो दूसरे हैं चंडी प्रसाद भट्ट हैं, ठीक है। कौन है, तो दूसरे हैं चंडी प्रसाद भट्ट हैं। तो दो लोगों का नाम आपको मिल जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं, इन दोनों लोगों ने उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर कर दोगे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, याद रखिएगा। मेधा पाटेकर की हम लोग बात करें तो इनका संबंध है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। कहाँ से, तो मेधा पाटेकर की हम लोग बात करेंगे तो इनका संबंध कहाँ है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, तो बताइएगा। विटामिन के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइएगा। विटामिन के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो विटामिन के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा देखो, विटामिन से कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो विटामिन बी और सी ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। वहीं अगर हम लोग ए, डी, ई और के की बात कर लेंगे तो ये ऐसे विटामिन होते हैं जो क्या होते हैं, जो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। विटामिन के की अगर हम लोग बात करेंगे तो विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण होता है। विटामिन के क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में विटामिन जो है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर देंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, तो क्या कारण है। तो कई बार आपने देखा होगा कि गांव में जो घर होते हैं तो घरों की जो छत होती है या फिर जो फर्श होती है उनको गाय के गोबर से जो है लीपा जाता है। गाय के गोबर से उनको सुंदर बनाने का काम किया था। तो उसका उद्देश्य क्या है, तो बताइएगा। कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ रखने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने इस प्रश्न को किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, कीटों को दूर करने के उद्देश्य से, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, कीटों को दूर करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर बनाए जाते हैं उन्हें उनकी फर्श को या फिर उनकी दीवारों को गाय के गोबर से लीपा जाता है। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है,
तो जिस प्रक्रिया से यह किया जाएगा वो क्या कहलाएगी? हस्तचयन, निष्पावन, थ्रेसिंग या फिर फसल की कटाई। क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी से जाएगा। तो एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है, तो जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह क्या कहलाएगी? तो जो गांव के जो मेरे भाई बहन हैं तो वो जानते होंगे, आपके यहाँ गांव में आप देखोगे तो एक यंत्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं थ्रेसर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? जिसको हम लोग थ्रेसर कहते हैं। और ये जो थ्रेसर यंत्र होता है ये क्या करता है? ये दानों को भूसों से अलग करता है, और अलग करने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? वो थ्रेसिंग कहलाती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे छोटी क्लासेस में 1 to 5 में अगर हम लोग बात करेंगे तो ईवीएस की सेक्शन की बुक में आप देखोगे तो पहेलियों को शामिल किया जाता है, जो है पहेलियों को और कविताओं को, कहानियों को शामिल किया जाता है। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, तो ये तो बिल्कुल सही है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति को विकसित करना, बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस ब्रह्म का आनंद उठाने देना। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न का, बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आप क्या कर दोगे? ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, ये पहेलियों को, कहानियों को, कविताओं को शामिल करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना है, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति को विकसित करना है और बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। तो ये सारे तो है, लेकिन बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। किस प्रकार? उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर सभी मेरे भाई बहन? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। इससे क्या होता है? उससे अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे। विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श को क्या करना है? तो विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी कर रहे होगे तो ऑप्शन संख्या सी गलत हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन संख्या सी भी सही लग रहा है, लेकिन सी नहीं सही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, चार्ट व ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने को कह सकता है, या फिर कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न का, क्या हो जाएगा? तो बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक के लिए सबसे बेहतर क्या होगा कि वो बच्चों को क्या करे? एक शॉर्ट फिल्म, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो संभावित ईंधन हो सकते हैं उनके प्रकारों के साथ क्या करे? बच्चों के साथ चर्चा करें। तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बच्चे और जो है चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे और शॉर्ट फिल्म के माध्यम से देखेंगे तो चीज़ों को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। आमाशय के अंदर अधिक तेजी से यहाँ पर देखा जा रहा है, प्रश्न क्या है? तो यहाँ पर देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। कारण क्या है? यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है।
पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो बताइएगा इस प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का, जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे। क्या हो जाएगा, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया जो है वो तेज हो जाती है। ये कारण है कि बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर भोजन का पाचन जो है वो ज़्यादा तेजी से होता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या आप लोग ए आंसर कर दोगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्वायरमेंट के जो क्लास है तो वहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की एक क्लास में पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता को विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आप क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही साथ अवलोकन की कुशलता का विकास भी करता है। तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, बताइएगा क्या हो जाएगा, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या फिर भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो क्या हो जाएगा, तो आपने गांव में अगर हम लोग बात करेंगे तो गांव में अपने अक्सर देखा होगा कि जो भैंस है तो भैंस की पीठ पर आकर के बगुला बैठ जाता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह क्या करता है, भैंस की पीठ पर जो परजीवी होते हैं उनको, परजीवी कीटों को खाने के लिए भैंस की पीठ पर बैठ जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा सेशन था सीटेट 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ईवीएस की इन्वायरमेंट की क्लास की एक छोटा सा हम लोगों ने सेशन किया और आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिखाने का प्रयास किया ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ईवीएस के जो है ईवीएस सेक्शन से आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइए जहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।